चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं परिचय के मोहताज ने आप जानते हैं प्रद्युमन जोशीला जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, फिलहाल देश का सदन चल रहा है और संसद के अंदर जितने भी जरूरी विषय हैं उनको लेकर चर्चा चल रही है। पहले कांग्रेस चाहती थी कि जो फिलहाल पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव चला उस पर हर हाल में चर्चा होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर अपनी बात भी रखें। 2-3 दिन इस पे हाहुला चलता रहा, फिर उसके बाद इस पे सेटल हो गया सिस्टम। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो सदन के अध्यक्ष हैं, मीटिंग के बीच में फिक्स हो गया कि इस पे चर्चा होगी और इसके लिए टाइम भी निर्धारित कर दिया गया। अब जैसे ही चर्चा चल रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चर्चा में दोनों बहुत अच्छे से बहुत तैयारी के साथ भाग ले रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। आपने देखा होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत अच्छे से बात रख रहे हैं और शायद इस बार जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा संसद में बोल रहे हैं, हमने भी उनका एक नया अवतार देखा है और काफी इफेक्टिव भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा हमलावर हैं और कहीं न कहीं एक आध एंगल में ऐसा भी लगा कि बीजेपी किसी न किसी मामले में राहुल गांधी जिस प्रकार से हमलावर थे 19 भी नजर आ रही थी, राहुल जी 21 भी नजर आ रहे थे। परंतु राहुल जी कई बार क्या करते हैं, अच्छी बैटिंग करते करते एक गलत शॉट खेल देते हैं और वो फिर गलत शॉट बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है और हालिया समय में यही हुआ, वो एक गलत शॉट खेल गए हैं। उस शॉट की भी विस्तृत चर्चा करेंगे और राहुल गांधी जिस प्रकार से सदन में चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल तुले हुए हैं और दोनों ने अपने जो तर्कस में तीर हैं वो निकाल दिए और उनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं परिचय के मोहताज ने आप जानते हैं प्रद्युमन जोशीला जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो विपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा कह दें तो गर्लफ्रेंड खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु चेहरा वही है जी, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। विपक्ष के नेता हैं वो। विपक्ष के नेता हैं जी। तो फिलहाल जो सदन चल रहा है, सदन में उन्होंने कई सारी बातें बहुत अच्छे से रखी हैं, बहुत अच्छे से रखी हैं और कई मुद्दों पर बीजेपी को वो घेरते हुए नजर भी आए हैं। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राहुल गांधी जिस प्रकार से सदन में बोल रहे हैं और विपक्ष को, बीजेपी को, सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो, पिछले लगभग 20 साल से हम राहुल गांधी को देख रहे हैं जी। कई चुनाव वो जीते, एक चुनाव वो हार भी गए। कांग्रेस में एक वो दौर भी था जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, जब कांग्रेस का राज था तो बहुत जगह से मांगे उठी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए नहीं वो बने। और एक वो समय भी देखा जब उन्होंने उन्हीं की सरकार के ऑर्डिनेंस को भरी संसद में पार दिया। राहुल गांधी को मैं जो देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, सबसे मोटी कम्यून में ये है कि वो निरंतरता नहीं है। वो 10 दिन एक काम सही ढंग से करते हैं, 11वें दिन कोई ऐसी चीज बोल देते हैं या ऐसा काम कर देते हैं कि वो 10 दिन के ऊपर माटी फेर देते हैं। राहुल गांधी ने संसद से लेकर के और सड़क तक कांग्रेस की मजबूती के लिए पिछले 20 साल से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब जब उनको आगे किया गया है तब तक कांग्रेस साफ हुई है। जिन जिन राज्यों में उनको आगे किया गया है वहां भी कांग्रेस को कोई सही ढंग से रिजल्ट नहीं आया, लाभ नहीं मिला। और उसका कारण एक ही है कि बोलते समय वो शब्दों का चयन सही नहीं कर पा रहे। बोलना कुछ चाहिए, हालांकि उनके दिमाग में वो चीज चलती है, भाई बोलना तो ये है, लेकिन बोल कुछ और देते हैं। ठीक है बात। बहुत बार हमने ये देखा, अभी भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी थी जिसमें वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गए थे और हिंदुस्तान की जनता और विशेषकर भाजपा वाले भी ये मानने लगे थे भाई अब राहुल में कुछ ना कुछ निखार आ गया है।
दक्षिण भारत से लेकर के और जो है जम्मू कश्मीर तक उन्होंने जगह जगह वो गए। जैसे ही वो यात्रा खत्म हुई उसके बाद कई दिन वो दिखे नहीं, पता ही नहीं फिर चला। जो ज्यादा विदेश में इनका प्रवास होता है जी, यहाँ समय लगाते हैं, एक मुद्दे को हाइप करते हैं, एक मामला पीक पर चला और जाता फिर है चले जाते हैं, और जब उसका लाभ लेना होता है तो ये फॉरेन कंट्री में चले बस फिर चले जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। जाते हैं। अब भी क्या है कि कहीं कोई भाषण देना, संसद में बहुत बढ़िया बोलते हैं किसी भी विषय पर, और 10 मिनट बढ़िया बोल के फिर एक शब्द ऐसा बोल देते हैं उससे वो सारा गुड़ गोबर हो जाती है बात। जी ठीक कहा आपने। और फिर इनका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए तो इनको फिर पप्पू कहना शुरू कर दिया। ठीक बात है। ठीक है। और एक बात है, देखो ना प्रद्युमन भाई, ये तो सारा जग जानता है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल। ये जो पप्पू शब्द है ना, ये इतना स्टिक लगने लग गया लोगों को भी, एक ऐसा चस्पा सा कर दिया गया राहुल गांधी पे, और लोग भी सचमुच, जनता भी अधिकतर ये मानने लगी है पप्पू है। और वो केवल इसलिए ना कि वो मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे अपना। हाँ भाई आप 10 दिन सही काम कर रहे हैं तो आप 11वें दिन भी तो सही कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। गलतियां बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी जो गलती कर रही है उनको कांग्रेस पकड़ नहीं पा रही। अब अकेले बहुत सारी कर रहे हैं, एक नहीं। बिल्कुल अकेले राहुल नहीं, कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो एक कोई बयान दे देते हैं और वो बयान फिर बीजेपी वाले उसको कैच कर लेते हैं और उसी से चुनाव सारा बिगड़ जाता है। अब हरियाणा में एक बयान आया कि भाई जलेबी की फैक्ट्री बना देंगे, उसी का मजाक उड़ा। नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह से लेके जेपी नड्डा से लेके नायब सैनी से लेके कोई भी नेता हो, और वो हालात ये बनी कि लोगों, जनता के दिमाग में एक चीज बैठी कि भाई इसको तो कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह से अकेले राहुल नहीं, बरवाला में रैली थी जी, जो मुद्दे हैं ही नहीं उन पे बोलते रहे, बस 1 घंटा ऐसे ही बोलते रहे, जिन पे बोलना चाहिए नहीं बोले, फिर वो असली कहानी क्या होती है, वक्ता असली वही है जो जनता को बांधे रखे। बल्कि कई बार है ना, हम जो घोड़ेला हैं, घोड़ेला पे इस बात को लेकर हम भी कई बार हार्ड हुए हैं, और हमने पूरी आलोचना भी कह लीजिए, व्याख्या भी कह लीजिए, जो बरवाड़ा हल्के का चुनाव था कि घोड़ेला ने ये गलतियां की हैं, हमने बहुत बार इन चीजों पर प्रकाश डाला, गलतियां की उनने कोई बुरा नहीं, परंतु एक बड़ी गलती क्या जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता वो भी तो कर गए ना। वो आए इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ एक रैली हुई, लेकिन रैली से जो माइलेज मिलना चाहिए वो मिला ही। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि अगर वो राहुल की रैली ना करवाते ना तो क्या पता वो चुनाव जीत जाते। उस रैली के बाद ही सारा गड़बड़ हुई है। उससे और गड़बड़ हुई, उसमें जेपी का फोटो नहीं लगाया, वो हर चीज वायरल होगी, बिल्कुल जेपी के लोग नाराज हो गए, वो बनाया मामला ले बैठा। अगर रामनिवास घोड़ेला ये बरवाड़ा में रैली ना करवाता तो आज क्या पता विधायक हो जाता। ठीक है, कई बार अच्छा बरवाड़ा में तुक भी नहीं था रैली का, रैली करते या तो हिसार शहर में करते। ठीक है ना भाई, इतना बड़ा नेता आ रहा है, चारों तरफ के हल्के आ जाते। बिल्कुल। लेकिन वो भी एक इनकी चूक थी, बिल्कुल, यानी कि इनका जो रणनीति है वो कहीं सही नहीं थी। चलो हम राष्ट्रीय मुद्दे पर चलते हैं। फिर उसके बाद क्या था कि राहुल गांधी तो केवल एक बड़ा चेहरा इसलिए हम उनको याद कर लेते हैं, बहुत कांग्रेसी ऐसे हैं जो कोई भी एक बयान दे देते हैं और उसके बाद बीजेपी वाले उसी को मुद्दा बना करके चुनाव जीत जाते हैं। गुजरात में भी पीछे ऐसे हुआ था। ठीक है, एक सबसे बड़ी मैं जो समस्या समझ रहा हूँ कांग्रेस के साथ वो ये है कि कांग्रेस में ज्यादातर नेता दक्षिण भारत से बड़े पदों पर हैं। बहुत सही, उनको हिंदी का सही ढंग से पकड़ ही नहीं, बोलने की उनमें पकड़ नहीं है, ना समझने की पकड़, सामने वाले के दिमाग में वो चीज बैठ ही नहीं पाती। और कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि वक्ता नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में तो छोटे छोटे नेता बहुत जबरदस्त बोलते हैं। और एक और प्रद्युमन भाई, जो वक्ता थे उनको बीजेपी निकाल के लेगी। और आज हम एक भविष्यवाणी कर रहे हैं जी, 2 वक्ता है कांग्रेस में जी, अच्छे वक्ता हैं, एक तो जयराम रमेश जी, और एक अपने वो साउथ वाले वही क्या अपने अभी उनको फॉरेन कंट्री में भेजा था, शशि थरूर। अब ये दोनों नेता आप देख लेना, इनको बीजेपी निकाल लेगी कांग्रेस से, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। शशि थरूर तो मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, शशि थरूर तो जल्दी ही में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जयराम रमेश पर भी डोरे डाले जा रहे हैं जी। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके पास हिंदी पर पकड़ रखने वाले नेताओं की एक बहुत लंबी चौड़ी फौज है।
जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ है नहीं। आप एक चीज देखो, और ना कांग्रेस ध्यान दे रही इस तरफ। पूरा उत्तर भारत जो हिंदी बाहुल्य है, कौन नेता है कांग्रेस के पास? मैं आपको नेताओं के नाम बता देता हूं। पंजाब में सबसे बड़ा नेता अमरिंदर सिंह था, वो पार्टी छोड़ गया। राजेंद्र कौर भट्टल बुजुर्ग होगी, और कोई ऐसा नेता है नहीं। राजा वडिंग को हवा दी, वो इतनी हवा में है, मतलब जमीन ही नजर नहीं आ रही उसको। ठीक है, फिर आ जाओ आप राजस्थान, अशोक गहलोत खुद की रिकॉर्डिंग करके खुद नहीं सुना सकता भाई आपने क्या बोल रखा है। ठीक है, उसका किसी को समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा जनता? मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा? वो उनका सबसे बड़ा नेता है। सचिन पायलट है, उसको जो है वैसे खुले लाइन लगा दिया है, उसको वैसे भाव नहीं दे रहे। भंवर जितेंद्र सिंह है, उसको भी जितना बड़ा उसका कद है उसके लिहाज से कुछ, भला ही राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी का, लेकिन कोई प्रभाव नहीं बन पा रहा। उसके बाद फिर आप आ जाओ दिल्ली में। दिल्ली में कोई नेता ही नहीं बच रहा कांग्रेस के पास जो मजबूत नेता हो। संदीप दीक्षित है, वो भी कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं है। ठीक बात है। हरियाणा में जहां तक सवाल है, ले दे के उत्तर प्रदेश आ जाओ पहले। उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है पूरी कांग्रेस के पास। उत्तराखंड में कोई मजबूत आदमी नहीं है जी। हिमाचल प्रदेश में ठीक है, सुक्खू साहब हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी कोई बहुत बड़ा चेहरा इनके पास नहीं है। मध्य प्रदेश आ जाओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा थे, वो पार्टी छोड़ गए। कमलनाथ वैसे ही जो है खुदे उलझे खड़े हैं। कमलनाथ ज्यादा अच्छे वक्ता भी नहीं है। दिग्विजय जी वक्ता है, उनमें खराब भी है, बुजुर्ग भी हो गए, खराब भी है कि वही बात, वो 10 बात बहुत अच्छी बोल लेंगे और 11वीं बात ऐसी बोल देंगे सबकी याद है ना। वो जो राहुल के साथ रहते हैं ना, जो रहते हैं वो सारे में यही गड़बड़ है। ठीक है ना, यही गड़बड़ है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, बिहार में भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, गुजरात में भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास नाना पटोले हैं, वो भी कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त वक्ता नहीं है। बिल्कुल। ले दे के अगर कुछ बचता है तो हरियाणा में सिर्फ हुड्डा परिवार बचता है। या रणदीप सिंह सुरजेवाला एक वक्ता है, अच्छे वक्ता है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की जमीन पकड़नी है। पूरी कांग्रेस में अगर सही ढंग से देखें तो केवल उत्तर भारत में एक हुड्डा फैमिली ऐसी है जिनका वोट बैंक भी है, जो बोलने में भी माहिर है, और जो है जो लोगों की नब्ज पकड़ते हैं। ठीक है, परिणाम कई बार नहीं आते, लेकिन और इस बार संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने ये दर्शा भी दी। बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मेन चीज यही है कि जो राहुल गांधी को सबसे पहले उत्तर भारत में अपना वजूद कायम करना होगा। बिल्कुल सही। अगर आपके पास बड़े चेहरे नहीं है तो बड़े चेहरे कोई माँ के पेट से थोड़ी बन के आते हैं। बिल्कुल, वो तो बाद में सीखते हैं। सही कहा। ठीक है, आप और लोगों को मौका दो, वक्ता बहुत है, क्यों नहीं उनको मौका दे रहे? ठीक बात है। सारी जिंदगी क्या आप इन्हीं को घसीटते पीटते रहोगे? आज आप देखो, बीजेपी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए। मंडल अध्यक्ष होगा इतनी उम्र का, जिला प्रधान होगा इस उम्र का, प्रदेश अध्यक्ष होगा इस उम्र का, कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। और प्रद्युम्न भाई, जो पद नीचे से तैयार होकर जाती है ना, जैसे बीजेपी के अंदर है ना, शुरू में ही मंडल स्तर पर जो नेता तैयार किए जाते हैं और उनकी जो चटु वो कह सकते हैं, वाकपटुता, और जिस प्रकार से उनकी भाषण की शैली तैयार की जाती है, जिस प्रकार से उनको मुद्दों की जानकारी दी जाती है। आज भी आप देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी बीजेपी की हरियाणा में हिसार में मीटिंग है और एक विषय पर बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे। अब जितने लोग वहां बैठे हैं उस विषय पर उनकी पकड़ बनेगी और आगे जाके भविष्य में उनके वो काम आएगी। तो जिस प्रकार से इन लोगों की नर्सरी चलती है, तो कांग्रेस में तो ये सारा अभाव है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन एक चीज और देखो, भाई कांग्रेस खाली हो चुकी है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों ने उनको 100 के आसपास लोकसभा की टिकटें दे दी। बिल्कुल ठीक। कांग्रेसियों में दिमाग में ये नहीं आ रहा, अगर आप बीजेपी के हिसाब से अपनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट और फील्ड में घूमोगे तो 100 से 300 भी हो सकती है। बिल्कुल। जब 100 बिना एमएलए दे दी, हरियाणा में बिना कांग्रेस के संगठन के 37 एमएलए दे रखे हैं। अगर इनका होता संगठन है तो क्या होता, तस्वीर अलग होती। लेकिन वो चीज अब तक भी नहीं समझ में आ रही उनकी। बिल्कुल। बीजेपी को तो केवल फायदा इस चीज का मिल रहा है, बीजेपी से भी लोग खुश नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फायदा केवल इसलिए मिल रहा है कि विकल्प नहीं है। लोग कांग्रेस से छिक रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं रहे। ठीक बात है। तो ये सबसे और बीजेपी भी इस बात को लेकर मुगालते में है। उनको लग रहा कि नहीं, हम राइट ट्रैक पे वो भी नहीं है।
परंतु ऑप्शन नहीं है लोगों बीजेपी के बहुत से एमएलए तो केवल इसलिए जीत गए कि कांग्रेस ने गलत लोगों को टिकट दे दी। टिकट दे दी। वो अगर टिकट कांग्रेस सही ढंग से बांटती तो बीजेपी तो साफ थी। जी, तो प्रद्युम्न भाई राष्ट्रीय विषय पे आ जाते हैं। अब राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कई दिन से, वाकई में मैं सारी कार्रवाई देख रहा था, वो जिस प्रकार से बाहर आके मीडिया में भी बातें रख रहे थे और सदन के अंदर भी रख रहे थे, तो प्रभावशाली तरीका था उनका। परंतु जैसे उनका एक प्रभावपन बढ़ा और धीरे धीरे यूं लगा कि हाँ वाकई में राहुल गांधी सरकार की पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कर दिया, भरी सदन के अंदर जो सभापति होते हैं ओम बिरला जी, उनके आगे एक ऐसी बात कह दी, उसको हम असामाजिक भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिरला जी, पहली बात तो चेयर पे प्रश्न उठाया, सभापति जी प्रमुख है सदन के अंदर, सदन में प्रधानमंत्री प्रमुख नहीं होता, चेयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चेयर पे सवाल उठा रहे कि जब आप मोदी जी से मिलते हो तो आप झुककर मिलते हो, और जब आप मुझसे मिलते हो तो ऐसे सीधे खड़े होकर मिलते हो, ये क्या कर रहे हो, ये फर्क क्यों करते हो? उनका सीधा सा ये बात थी। और इसके बाद बहुत हा हुल्ला मचा प्रद्युम्न भाई सदन के अंदर, और बीजेपी वाले भी काफी खड़े हो गए, खुद अमित शाह जी भी खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद ओम बिरला जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई और उनको सबको चुप करा। उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा, और उन्होंने ऐसा जवाब दिया, हिंदुस्तान में उस जवाब को कोई गलत नहीं कह सकता। उन्होंने कहा देखिए ये हिंदुस्तान है, संस्कृति का देश है, मेरे को ऐसा सिखाया गया, मोदी जी मुझसे उम्र में बड़े हैं और अपने से बड़ों को झुककर नमन किया जाता है, ये हमारी संस्कृति है। और सही बात है, ये संस्कृति है हमारी। आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, आपको मैं कैसे, मतलब वो घिर गए इस बात में। अब देखना बीजेपी इसी बात को मुद्दा बना के जनता में एक ये चीज फैलाएगी कि राहुल गांधी को हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रहन सहन है, हमारे जो पारिवारिक मूल्य, इनकी जानकारी ही नहीं, और ये मुद्दा भी बन जाएगा क्योंकि बीजेपी वाले माहिर हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, वो बेपटरी क्यों हो जाते हैं? देखो वही सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी के साथ है कि वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, उनके दिमाग में कोई और चीज होती है, उनके दिमाग में तो ये चीज मिलेगी। देखो ये भी सब मानते हैं कि अब कुछ भी हो, अभी जो हालिया मामला था जगदीप धनखड़ का, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, नंबर 2 की हैसियत थी नागरिकता में, परंतु जग जाहिर है सबको पता उनको किसने बनाया था, और सबको यह भी पता है कि उनका इस्तीफा किसने दिया है या लिया है, मालूम है। ऐसे ही ओम बिरला जी को भी सबको पता, सारे देश को, कि किसने बनाया है और ओम बिरला का क्या कद है और मोदी जी का क्या कद है। ये तो चीजें वैसे ही जग जाहिर है, इसमें कोई ज्यादा वो बिल्कुल बिल्कुल छानने वाली बात भी नहीं है। देखो दो बातें इसमें, बीजेपी वाले क्या करते हैं कि हर चीज का उनके पास इलाज है। राहुल गांधी ने जिस वे से वो बात पूछी, वो मैं जो समझ पा रहा हूं, वो पूछना तो ये चाह रहे थे कि आप सबसे सर्वोपरि हैं यहाँ देश का प्रधानमंत्री भी अगर एड्रेस करेगा तो वो भी स्पीकर सर बोलेगा। बिल्कुल, और बात भी राइट है, ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर हैं, सभापति हैं। वहां उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर सही एंगल से देखें तो वो उस कुर्सी को बोल रहे हैं सर। ओम बिरला, एक सामान्य ओम बिरला को कोई नहीं जानता, सही बात, वो तो स्पीकर ओम बिरला है, चेयर। उससे पहले जब ये स्पीकर नहीं बने थे, कितने के लोग जाना करते ओम बिरला ने, ठीक बात, कितना बड़ा नाम था, राजस्थान में भी नहीं जाना करते लोग, नहीं जाना करते, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन वो राहुल गांधी कहना तो ये चाहते थे कि भाई आप सबसे बड़े हैं और आप मोदी जी के आगे झुक रहे हैं, और इससे गलत मैसेज जा रहा है, बात उनके एक नजरिए से ठीक है। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं वो क्या है कि हर चीज का उनके पास कोई ना कोई ढूंढ लेते हो अल्टरनेट। बिल्कुल, उन्होंने उसका दूसरी साइड में ट्रैक जोड़ दिया, और एक और कि भाई ये भारतीय संस्कार है, मैं तो ये उम्र में बड़ा इसलिए बोल रहा हूं। देखो उन्होंने कितना अच्छे से संभाला, एक्चुअली में तो यहाँ अब मैं एक चीज और कहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है, चलो वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मान लेते हैं अगर वो लोकसभा के होते, क्या ओम बिरला उनको भी झुक के नमस्कार करते? ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। मैं उम्र में तो वो मोदी से बड़े हैं। एक बात और भी प्रद्युम्न भाई, देखिए ये तीर वापस घूमकर कांग्रेस की तरफ आ जाता है। वो अब देखा जाए ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और कांग्रेस में ताकतवर कौन है? राहुल गांधी हैं। तो ये तो वापस इन्हीं की तरफ आ जाता है। वही तो सबसे बड़ी बात है। खड़गे जी स्वयं ही राहुल को ऐसे कर रहे हैं। उम्र को कोई नहीं पूछता, सच्चाई तो है ये।
वो तो नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर है इसलिए झुक रहे हैं। सच्चाई तो है ये। हाँ, लेकिन उन्होंने शब्दों का ऐसा जाल ऐसा हेर-फेर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उससे अगला और फंस जाता है। यही हम कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह लोग वक्ता तैयार करते हैं, एक वक्ताओं की फौज तैयार करते हैं, और जब आपके पास एक वक्ताओं की फौज होगी तो आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखो, इसमें ओम बिरला उलझ भी सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपनी वाक्चतुरता का यही तो कलाकारी है। हाँ, शब्दों की कलाकारी है सारी। शब्दों की कलाकारी है। अच्छा, राहुल गांधी और जो उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना, वो इस मामले में कोई कलाकार नहीं, वो तुरंत फंस जाते हैं। तुरंत फंस जाते हैं। एक बार अगर उनको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कोई, तो उसके बाद जवाब नहीं है। देखिए, अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जी, सदन में दीपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे हैं जी, दीपेंद्र हुड्डा जी इतने स्ट्रिक्ट बोले हैं प्रद्युमन भाई, एक एक शब्द उनका वजनदार था, एक एक वाक्य उनका वजनदार था। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार के सांसद हैं। एक चुनाव वो अपने जीवन में आ रहे हैं आज तक, 4 बार लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के। बिल्कुल, मैं ये मान रहा हूं कि पहली बार आज तक के इतिहास में इतना इफेक्टिव भाषण, जिसको प्रियंका गांधी से लेकर के कांग्रेस के जितने तुर्रम खां नेता सब सराह रहे। बिल्कुल, ठीक है, और एक एक शब्द उनका सुनने वाला था। और उससे भी आगे बहुत से लोग ये बात कहते थे कि दीपेंद्र हुड्डा मिलनसार हैं, दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच में रहते हैं, शरीफ हैं, लेकिन बढ़िया वक्ता नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी कमी लोग बताते थे, और अक्सर हम सुनते थे, हमारे आगे भी ये बात आती। बिल्कुल, उनके विरोधी भी ये बात बोलते थे, उनके साथ रहने वाले ही बोलते थे। भाषण देने में अभी एक्सपर्ट नहीं हुए, लेकिन इस भाषण ने ये दर्शा दिया कि अब दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे वक्ता भी हैं, और एक ऐसे वक्ता हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला था, इसमें बोलने के लिए अपनी एक सूची आती, भाई ये सांसद बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो उनको सूची में शामिल करना, वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी। और उनका जो लोग ये प्रचार चल रहा था हरियाणा में अभी ताजा हालात पिछले 9.5 महीने से कि हुड्डा परिवार को गांधी नेहरू परिवार ने या कांग्रेस के आला कमान ने साइडलाइन कर दिया है, हाशिए पर धकेल दिया है। उनको सीएलपी नहीं बना रहे, प्रदेश अध्यक्ष उनकी मर्जी से नहीं बन रहा, इस तरह की जो बातें चल रही थी, उन सब पर इस एक मामले ने विराम चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल, ना केवल विराम चिन्ह लगा दिया, बल्कि बहुत लोग इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे पिछले कई दिन से कि संसद में राहुल गांधी जो है दीपेंद्र हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। बार बार इस तरह की बातें उठ रही थी, चल रही थी। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों में विशेष, बिल्कुल, अब जो कांग्रेस ने और कांग्रेस के आला कमान ने, राहुल गांधी चूंकि वही है नेता लोकसभा में, उन्होंने जो दीपेंद्र हुड्डा को ये एक अपॉर्चुनिटी दी, उनका नाम उन वक्ताओं में रखा, और उसमें नाम रखने के बाद जिस ढंग से दीपेंद्र हुड्डा वहां धाड़े, बिल्कुल, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और एक एक शब्द को इतना बारीकी से अध्ययन करके बोला, वो वास्तव में उन्होंने दिल जीत लिया। बिल्कुल, ना केवल वहां संसद में बैठे लोगों का, बिल्कुल, बल्कि उससे बाहर भी जो लोग ये मान रहे थे भाई ये एक प्रखर वक्ता नहीं, उनकी नींद कम से कम दीपेंद्र हुड्डा ने तोड़ने का काम किया। और इसी तरह से, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी आदमी को मिलती है जिंदगी में, कांग्रेस को भी उनको जितना ज्यादा इस ढंग से वो आगे बढ़ाएंगे उतना कांग्रेस को ही फायदा है पूरे क्षेत्र में। मेरा तो ये तक भी मानना है, पिछली बार रोहतक की जनता अगर वो बिल्कुल मामूली अंतर से चुनाव हार गई, अगर वो चुनाव ना हारते दीपेंद्र हुड्डा, तो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता बन सकते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में और कोई बड़ा चेहरा था नहीं पिछली बार। ठीक है, इस बार तो चलो बहुत जीत गए। प्रद्युमन भाई, मेरे पास एक बड़ा सवाल है जी। क्या जिस प्रकार से संसद के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा धाड़े हैं जी, शब्दों का चयन हो, टारगेट चुने हो, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, और बीजेपी के नेता भी उसने चुन चुन के टारगेट किए हैं जी, तो क्या इस दीपेंद्र हुड्डा में हम एक राष्ट्रीय नेता की छवि नहीं देख रहे हैं क्या? देखो, जिस ढंग से वो संसद में बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें बाकी तो सारी क्वालिटियां थी, शरीफ भी थे, मिलनसार भी थे, जनता के बीच में भी रहते थे, लोगों से कनेक्टेड थे, कोई दो राय नहीं, और उनका एक वोट बैंक भी था, उनकी लोकप्रियता भी है।
सब क्वालिटी थी, हम्म। केवल एक ही क्वालिटी का उनमें रोड़ा था कि वो वक्ता नहीं थे, नहीं इतने थे। बढ़िया। बिल्कुल। लेकिन अब जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, हम्म। वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी उनका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकती है। और मैंने जो बात कही कि उत्तर भारत में कोई मजबूत चेहरा चाहिए, उनको पूरे उत्तर भारत में एक मजबूत चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर तो सकती क्या है। हम ये कह सकते क्योंकि हैं यही दीपेंद्र हुड्डा है जो राजस्थान से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के हरियाणा में अच्छा खासा लोकप्रिय है। तो हम कह सकते हैं जी। यानी कि जो एक घेरा बनता है, जो जी। आपने स्टेटों का नाम लिया, जी। इस घेरे में एक राष्ट्रीय नेता का खालीपन था। बिल्कुल। ऐसे तो थे वक्ता रणदीप जी। सुरजेवाला, परंतु जमीनी पकड़ नहीं जमीनी है। जनाधार ये भी नहीं है सच्चाई ना, है, जमीनी बिल्कुल। जना, लेकिन एक जमीनी आधार भी है इस नेता का, जी। और अच्छे बड़े परिवार से आते हैं। जी। जो परिवार इस क्षेत्र के अंदर 1920 में पहले चुनाव हुए थे हिंदुस्तान के, जी। 1920 से यह परिवार चुनाव में सक्रिय है। चुनाव लड़ रहा है, और ना केवल लड़ रहा है बल्कि इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा दुनिया के इकलौते वो शख्स हैं जो 7 सदनों के सदस्य रहे हैं। रिकॉर्ड की बात है, बहुत बड़ी बात और इनके जो 2 दादा थे, मातूराम हुड्डा जी और चौधरी रामजी लाल हुड्डा जी, वो भी जब हिंदुस्तान के अंदर पहला चुनाव हुआ तब से वो सक्रिय थे। बिल्कुल। यानी कि बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। तो एक जो गैप था, एक खालीपन नजर आ रहा था कि यहां कांग्रेस के पास एक ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं जिसका जनाधार हो, जिसको आगे खड़ा करके लड़ाई लड़ी जा सके। तो क्या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उस रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे निकलते जा रहे हैं, और अब कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाकर, इनको बड़ी जिम्मेदारी देकर इनका भी कद बढ़ा देना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो उसको उत्तर भारत के बिना कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल क्लियर कट है। दक्षिण भारत में तो अब भी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। दक्षिण भारत में तो पिछली बार जब कांग्रेस की रे माटी हुई थी, राहुल गांधी तक हार गए थे अमेठी से, तब भी आ रही थी सीट। लेकिन जब तक उत्तर भारत में नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। हिंदी भाषी राज्यों में, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई रैली करनी है तो क्या वहां से शशि थरूर बस भर के लाएंगे? क्या नहीं ला सकते। या केसी वेणुगोपाल लाएंगे? ठीक बात है। वहां से बसें कौन भर के लाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल ठीक है ना। अब एक बात देखो प्रद्युमन भाई, आप बहुत एक अच्छी बात करें। आज देखिए जो कांग्रेस की रीढ़ है केसी वेणुगोपाल जी, अधिकतर फैसले सबको पता है कि कहां से हो रहे हैं जी। अब केसी वेणुगोपाल की रैली हो, अपने रोहतक में हो, हिसार में हो, भिवानी में हो, तो ये जो हमारे वाले देसी लोग जाओगे सुन में खाते नहीं कि समझ में आऊगा? समझ में आना तो छोड़ दे, उसका नाम में लेना कौन है? भाग कौन रहा है? प्रभाव पड़ेगा उसका? नहीं भाई, आग कौन रहा है, बोलन कौन लग रहा है, बोलन कौन लग रहा है, उठ के चल दे हमारा तो बस। अब पंजाब में देखा हुआ है, बिल्कुल, केजरीवाल जी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बिल्कुल। केजरीवाल बोलने लगे उठ के चल दिए, उन्हें भगवंत मान चाहिए उनको। आज केजरीवाल के फेस पे चुनाव लड़ा लो पंजाब में, सौदा साफ है। और केजरीवाल का भ्रम हो गया था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन लोगों ने बता दिया नहीं भाई, बिल्कुल भगवत है यहाँ पर बड़ा। बिल्कुल, ये सच्चाई है, सच्चाई है ये। और इन बातों को पार्टियों को समझना होगा। बिल्कुल, पार्टी जब तक जनाधार वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी ना, तब तक कोई बात ही नहीं बने। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का जनाधार एक कैथल हल्का बच गया, और तो कहीं कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, जो उसका होम हल्का, घरी हल्का, नरवाना, वहां लगातार 4 चुनाव कांग्रेस हार रही है। ठीक बात है, बताओ आप क्या करोगे? और लगभग टिकट भी इनकी पसंद से मिलती है। 3 बार इनकी पसंद से, 1 बार वीरेंद्र सिंह की पसंद से, 3 बार इनकी पसंद, 3 बार इनकी पसंद से हार गई, बीजेपी हार गई। ठीक है, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की है, लेकिन पार्टी में फिर भी राष्ट्रीय महासचिव है। राष्ट्रीय महासचिव समस्या तो यही है ना। बिल्कुल भाई, जिनका जनाधार है उनको तो कुछ नहीं बनाते। आज देखो कड़वी, और बल्कि प्रद्युमन भाई साथ में ये ले लीजिए जी, 9.5 महीने से हरियाणा में एक विशेष वातावरण बनाया जा रहा है। बाबू बेटा, बाबू बेटा, बाबू बेटा, एक विशेष वातावरण बनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो भी इस वातावरण में घिरती हुई नजर आ रही थी जी। परंतु जो ये मास्टर स्ट्रोक लगाया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो कहीं न कहीं जितने भी विरोधी उनको जवाब नहीं दे दिया क्या? नहीं, विरोधियों को जवाब भी दे दिया, और उन्होंने ये भी दर्शा दिया कि भाई हमें कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। जो, और ये भी एक सच्चाई है, जो जनाधार वाला कोई नेता हो उसको चाहे लोग या विरोधी ये समझ लें कि अब इसके दिन लद लिए, लेकिन वो कभी ना कभी वापसी कर लेता है। ठीक है ना। बहुत बार इस तरह से हुआ है। एक वो दौर था जब रणबीर सिंह हुड्डा, उनके बेटे इंदर सिंह हुड्डा और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों चुनाव हार गए थे। ठीक है ना। और राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई थी, और चुनाव भी बाबू ने हरा दिया था। बिल्कुल,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बार बाबन रहा और 2 बार हरिचंद उड़न। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक ऐसा संयोग बैठ गया, 3 बार लगातार चौरी देवीलाल को हरा दिया, फिर राजनीति चल पड़ी। राजनीति, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वे राजनीतिक आदमी और दूब कभी भी हरी हो सकती हैं, ठीक है ना। राजनीतिक आदमी कोई भी हो, उसको कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार नरवाना में कहा, बिल्कुल, उन्होंने सरपंच का नाम ले दिया, खड़न के बुलावे उदय सिंह सरपंच है, नींद नजर आ रहे, बोले जी वो तो खत्म हो गए, अरे बावड़ो बोला, आदमी का घोड़ा कोई खत्म नहीं आया। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, मिलवाओ मेरे को, बिल्कुल, और वो अस्तित्व में ले आए उनको। तो ये बिल्कुल सही, आपकी एक वाजिब बात है। तो प्रद्युमन भाई, हम लास्ट कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी, देखिए वो अभी ऐसा नहीं कि वो अपनी जानकारियां नहीं जुटा रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, और वो वहां से जो ग्राउंडेड जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये जानकारियां तब तक काम नहीं आएंगी जब तक वो एक उसमें नहीं चलेंगे, रिदम में नहीं चलेंगे। अब कोई भी बैट्समैन है, अगर उनका रिदम खराब हो जाता है तो फिर वो आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो एक ये भी ना, जो विरोधी टीम है बीजेपी, वो तो माहिर है, वो तो पिच भी खूब तैयार करती है, खुद की पिच पर आकर बैटिंग करवाते हैं। तो यहाँ राहुल गांधी को संभलने की जरूरत नहीं है क्या? एक समय वो था जब वेस्ट इंडीज की ऐसी टीम हुआ करती जिसमें बड़े खतरनाक बॉलर थे, वाल्स, कर्टनी अम्ब्रोस, बिल्कुल, बिशप, और बड़े भयंकर बल्लेबाज थे। जब वो बॉलर बॉल डालते थे तो बैट्समैनों के ज्यादा चढ़ जाया करता। हाँ बिल्कुल, और जब कान्ना का दौर को बोल जाते ची ची कर, और जब ब्रायन लारा जैसे, कार्ल हूपर जैसे बैटिंग करने के लिए आते थे तो बॉलर ज्यादा चढ़ जाया करता। बिल्कुल। अब बीजेपी तो हो रही है वेस्ट इंडीज जैसी टीम, ठीक है, बड़ी खतरनाक। हाँ, खतरनाक जो बोलते हैं ना, अब जैसे क्रिस गेल है, वो एक खतरनाक खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का है, बिल्कुल, तो उससे सारे डरते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अब कांग्रेस को भी अपनी जो है बॉलिंग और बैटिंग का मीन्स ये है कि बचाव कैसे किया जाए और आक्रामकता कैसे दिखाई जाए, ऑफेंस और डिफेंस दोनों चीजों को बड़ा मजबूती से करना होगा। और जिस ढंग से बीजेपी चल रही है, आज वेस्ट इंडीज की टीम इतनी मजबूत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि बाकी देश भी उन्हीं की परिपाटी पर चलने लगे। बड़े भयंकर बल्लेबाज अब और देशों में भी हो रहे हैं, बड़े भयंकर बॉलर हो रहे हैं, लेकिन एक समय कभी तूती बोला करती वेस्ट इंडीज की। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। समय बदलता रहता है, ये भी निश्चित है। मैं एक कड़वी बात और बता देता हूँ, जिस दिन ये बीजेपी जाएगी और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं आए तो कांग्रेस इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और शायद ये पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। और जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन गए उस दिन फिर ये श्री राहुल गांधी जी हो जाएंगे, फिर लोग जो है पूछना ही लग जाएंगे। और कल इन्होंने एक संकेत भी दिया है जी, चुनाव आयोग को धमकी दी है राहुल गांधी जी। बिल्कुल, धमकी दे देते राहुल गांधी। ये भी उनकी एक बड़ी खास बात है कि जिस दिन हम आएंगे, याद रखना, चाहे वो रिटायर्ड हो जाइए चाहे टायर्ड हो जाइए, जो आज बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं उनको याद रखा जाएगा। नहीं, ये तो देखो, ये अकेले राहुल की नहीं, मैं बहुत लीडरों से मिलता हूँ, ये धमकियां तो सारे नेता देते रहते हैं और कई इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नेता भूलता नहीं कभी, इसलिए जो चाहे को अधिकारी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे को कितना बड़ा हो, नेताओं से पंगा लेते समय एक बार सोचना जरूर चाहिए। वो ओम प्रकाश चौटाला का मुझे याद आ रहा, उन्होंने डीसी साहब को फोन मिलाया, डीसी साहब ओम प्रकाश चौटाला बोल रहा हूं, ये काम है, करोगे तो भी याद रखूंगा, बिल्कुल, नहीं करोगे तो भी याद रखूंगा। देखो बिल्कुल, कितनी सिंपल बात है, लेकिन इसमें मैसेज कितना आक्रामक है। यही तभी तो काम बनते हैं। हाँ। जनता क्यों जाती है नेताओं के पास? बिल्कुल, नेताओं के पास इसीलिए तो जाती है भाई, कि मैं करेगा हमारी मदद। यस। और अगर नेता यूं है कहते हाँ जी देख लेना, बहुत से नेता तो टक रहे हैं, बोले जी ये मैं बंदा भेज रहा हूँ, इसको मिल लेना, देख लेना, और फोन मिला देखो, अरे अगला आप पे मिल लेगा भाई, तेरी की जरूरत है। और कई से है, मतलब वो कान का लाका है। बहुत चीजें हैं, ऐसे मारुति भी हैं। बिल्कुल, सामने वाला का जाएगा तो पता कराना, बोले मेरे पास तो फोन ही को नहीं आया। बहुत है इस तरह के, बहुत लोग हैं। जनता का कई तरीके से बेवकूफ बना जाता है, ये सच्चाई है। बिल्कुल। और जनता कब तक बेवकूफ बनेगी? जनता बन रही है, समस्या तो ये है ना, जनता बेवकूफ बन रही है ना, जनता तो समझ ही नहीं पा रही। बिल्कुल राइट बात जी। तो प्रद्युमन भाई, अब हम बिल्कुल अंतिम उस पे आ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं, जो फिलहाल वो जो ट्रैक पे चल रहे हैं, तो वो राइट ट्रैक पे हैं
ये ट्रैक में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा? देखो बिल्कुल सुधार करना पड़ेगा। अगर राइट ट्रैक पे होते तो राज ही आ जाता। राज आ जाता। जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं ना, इससे तो 3 योजना होगी, 100 पे भी नहीं पूछा है मामला। शतक भी नहीं ठीक है ना, 272 73 पहुंचने में तो अभी फिर तो राहुल गांधी बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक बात है। भाई हर 5 साल में अगर ये इनकी 10 20 50 सीटें बढ़ रही तो कब बढ़ेंगी? बिल्कुल। अब इनको 2-3 काम करने चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम तो ये है कि निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, लगातार लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। एक और बहुत गंभीर बात है, अपने कोठी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अब वो किसी से मिल ही नहीं रहे। ठीक बात है। हरियाणा के बड़े से बड़े तुर्रम खान नेता मिलकर दिखा दो। सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना, बहुत राइट बात ये कर रहे हैं आप। अगली बात, जो उनके इर्द गिर्द नेताओं का या उनके सलाहकारों का घेरा है, उसको उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्हीं के दमखम पर वो आते तो 3 योजना होगी पहले आ जाती। उन्हीं की सलाह अगर काम की होती तो उन सलाह का लाभ मिल चुका होता। बिल्कुल, उनका 11 साल में कभी ना कभी तो रिजल्ट आता। कभी न कभी तो रिजल्ट आता। इसका मतलब सलाहें सही नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल, ना सलाह सही मिल रही, ना उनके इर्द गिर्द जो नेताओं का टोल है वो सही काम कर रहा है। अगली बड़ी बात, उत्तर भारत में जिन नेताओं का मजाक याद आ गया जी। एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, कोई नेता थे जी, वो चुनाव लड़ रहे गांव से में वोट मांग रहे जी, और वोट मांगते टाइम एक गांव का ऐसा चेहरा उनके आगे आगे लग रहा जी, और वो जिस भी बूढ़ा तो रहता हूँ देखे ध्यान रखिए जी, देखे बोला ताऊ ध्यान रखिए, देखे बोला ताऊ सिर पादर दिए, बोला बेटा चिंता ना करो, अगला छोरा नहीं यो तरह गला रह जाइयो, हल्का तरह आप पे ध्यान रख लेगा। सही बात है। ठीक है, तो वही बनी, वो नेताजी चुनाव हार गए। बिल्कुल है। तो फिर वो ताऊ मिल गया, उसने बोला ताऊ बोला ध्यान रखा कौन, बोला मैंने कहा था ध्यान तो तुमने कौन रखा। सही बात, हम तो बता दी थी बात उसे दिन बता दी थी, बोला यो जो वोट अगला लाग रहा पाड़े से मांगे जुड़ देखो नहीं। बहुत लोग इसे भी देखे हमने, नेता के लगे लागे रहे फिर पीछे यूं करते हाँ भाई, ठीक है ना, तो वो पूरी कीजिए बात है। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि उत्तर भारत में, क्योंकि यहां जब तक कांग्रेस की हवा नहीं बनेगी तब तक राज भूल जाओ, नहीं आएगा। बीजेपी का भी उत्तर भारत के दम पर है। हाँ सच्चाई है, ठीक है ना, क्योंकि सीट यहाँ ज्यादा है। अच्छा, फिर क्या है कि और आगे अगर ये जो जनगणना चल रही है इसमें तो और बढ़ेंगी, इसमें और बढ़ेंगी। हाँ। फिर तो और मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ। फिर तो कांग्रेस आवे ना, अगर ये हालात रहेंगे तो कौन भी आवे। तो फिर क्या है कि उत्तर भारत में जो जनाधार वाले नेता हैं उनको पार्टी में मजबूती से जो है आगे लाना होगा। और एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो मजबूत नेता होते हैं ना उनके खिलाफ कान भरने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो कानों का मजबूत भी रहना पड़ेगा राहुल गांधी को। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी को खुद के दम पर, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी की आज जो बीजेपी है ना उसमें राहुल गांधी में ये अंतर है। अब नरेंद्र मोदी तो हरियाणा में 100 आदमियों को जानता मिलेगा और राहुल गांधी 10 को भी नहीं जानता मिलेगा। समस्या तो यही हो रही है ना, 100 निकल हजार आदमियों ने जानता होगा मोदी तो, ठीक है ना, लेकिन राहुल गांधी नहीं जानता। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको अपना घेरा तोड़ के लोगों से मिलना पड़ेगा। यूं अगर कोठी में बैठे रहने से राज बनेंगे तो फिर काम चल लिया। तो करें चर्चा का जी। तो साथियों ये हमने चर्चा की है, अगर कांग्रेस पार्टी इस चर्चा को अच्छे से लेगी तो चर्चा बहुत काम की है, उनके मतलब की है, और बहुत सारी बातें इसमें है। अगर उन्होंने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया, इन पे काम किया तो भविष्य में ये काम आने वाली हैं। और हमने जो बिल्कुल जो आपको चीजें रखी हैं सामने, बिल्कुल ग्राउंडेड चीजें हैं, ये जमीनी चीजें हैं। हम भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब जाके एक निचोड़ निकलता है और वो निचोड़ हम आपके सामने रखते हैं। आप हमारी चर्चा से कहां तक सहमत हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप करें और कमेंट करें। हाइप का एक नया ऑप्शन आ गया, वो आप जरूर करें। और साथियों, आप चाहते हैं जो हमारी जो निर्भीक पत्रकारिता है, स्वतंत्र पत्रकारिता जिंदा रहे, और ऐसे ही हम आप लोगों को नई नई जानकारियां देते रहें, तो आप हमें खुलकर सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।